Hello students, today we will discuss about the some lab topic of alternating current and about the transformer also. So let's start. The average power associated with only resistance circuit. The topic is average power that is associated with an resistance circuit, means the circuit which have only resistance and we have connected an AC supply to it. Then what will be the average power? Average power means the DC equivalent power. Average power का मतलब क्या होता है? DC equivalent power of AC. तो जब हमने एक ओनली रेजिस्टेंस को यूज किया है तब हमें ये चेक करना है कि उसकी एवरेज पावर कितनी होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा ई होता है वोल्टेज, दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमारे एसी सिग्नल साइनोसॉइडल होते हैं। इसी तरह आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एवरेज पावर कितनी होगी? एवरेज पावर इज इक्वल टू द एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द इंटीग्रेशन फॉर टोटल पीरियड ऑफ क्वांटिटी। जो भी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो उस क्वांटिटी का एवरेज फाइंड आउट करके और टोटल नंबर ऑफ टाइम से उसे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल पावर कितने कंज्यूम हो रही है? 0 से t टाइम में उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज। ठीक है, अगर मैं करंट का एवरेज निकालना है तो यहाँ पे क्या आएगा? आई टी डी टी 0 टू टी 1/t। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई इंटू आई इंटू डी टी। ई को लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट और आई नॉट कॉन्स्टेंट है, सो इंटीग्रेशन से आउटसाइड आ जाएंगे। साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमें पता है कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस टू थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो वी विल प्लेस साइन स्क्वायर थीटा and put 1 minus cos to theta cos to omega t divided by 2. Okay, and again 1 over t is equal to e naught I naught divided by 2 0 to t. We will integrate half of dt, half this 2 is come out, so 0 to t dt minus 0 to t cos omega t dt. ठीक है, एज वी नो, अगर आप मैथमेटिक्स जानते हो तो उसको इजीली इंटीग्रेट करोगे, cos ओमेगा टू sin ओमेगा 2t हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। लिमिट्स लोगे 0 टू t और इस dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट हो जाएगी 0 टू t। जब लिमिट पुट करोगे तो t माइनस 0 और ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा t माइनस sin 0। और हमें पता है sin 2 ओमेगा t की वैल्यू 0 होती है और sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो ओनली लेफ्ट क्या होगा आपका? t। ठीक है, अगर आप मैथमेटिकली देखो, अगर आपके पास कितना है? cos 2 ओमेगा टी है और आप ये एक कंप्लीट साइकिल होता है cos का। अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालना तो दिस प्लस दिस। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो इक्वलेंट कितना आएगा? 0। तो आप मैथमेटिकली भी इसको डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से जो एवरेज पावर आई है दैट विल बी P इज इक्वल टू ई नॉट आई रूट टू। हमने इस 2 को डिवाइड कर दिया है रूट 2 और रूट 2 में, तो ई नॉट बाई रूट 2 को कहते हैं ई आर एम एस और आई नॉट बाई रूट 2 आई आर एम एस। ये वैल्यूज हम पहले भी निकाल चुके हैं। आर एम एस मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो टोटल पावर या एवरेज पावर या ट्रू पावर, तीनों नेम्स हैं। तो ट्रू पावर होती है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, सिमिलरली अब हमें एवरेज पावर निकालनी है जिस ऐसे सर्किट की जो ओनली कंडक्टर हो, मतलब इस तरह से जिसमें इंडक्टिंग मटेरियल ही यूज हो, जिसकी हमें बोलते हैं एल। एल क्या होता है? इंडक्टेंस। तो ऐसे मटेरियल का हमें क्या निकालना है? एवरेज पावर निकालनी है। तो सबसे पहले ई नॉट होगा, और हमें पता है कि जो इंडक्टर होते हैं उसमें करंट क्या करता है? करंट करता है लैग और वोल्टेज करती है लीड। ये हम पहले देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। कितने एंगल से लीड और लैग करते हैं? हमेशा पाई बाय 2 और 90 डिग्री एंगल से। ओके, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई एक्सएल। और अब क्या किया आपने? इसको ऊपर कितना है? साइन ओमेगा टी। ये भी क्या होगा? आपने साइन को आउटसाइड ले लिया, इसको माइनस को, जैसे मैं माइनस कॉमन लिया, ये माइनस यहाँ पर आ गया आउटसाइड और हो गया साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अगर आप इसे सोल्व करोगे दैट विल बी कोस ओमेगा टी। तो फिर आप फॉर्मूला लगाओगे ट्रू पावर का 1/2 टी 0 टू टी ई आई डी टी और वैल्यूज को पुट करोगे। जैसी वैल्यू को आपने पुट किया साइन ओमेगा टी और यहाँ पर कितना है? कॉस ओमेगा टी। ई नॉट बाई ओमेगा कांस्टेंट है, ये आउटसाइड चला जाएगा और माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन भी आउटसाइड आ गया।
-1/t E नॉट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा एल हाफ 0 to t 2 sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा टी dt। 2 से मल्टीप्लाई की है और 2 से हमने डिवाइड किया है। इसको क्या कहेंगे, sin 2t। हमें पता है cos 2 ओमेगा टी और sin 2 ओमेगा टी एक कंप्लीट पीरियड के लिए इनकी वैल्यूज क्या होगी, 0 होगी। सो अगर आप इसे सोल्व करना चाहो मैथमेटिकली उससे भी सोल्व कर सकते हो भाई। sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, cos ओमेगा टी, और cos ओमेगा टी को 0 रखोगे cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस का प्लस, और cos 0 की वैल्यू भी 1, 1 से 1 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। तो आप इसे मैथमेटिकली भी देख सकते हो, फिगरली भी देख सकते हो। तो 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू आ गई 0, तो टोटल पावर कितनी कंज्यूम होती है 0। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडक्टिंग मटेरियल में कोई भी पावर हीट में लॉस नहीं होती, ठीक है। दैट मींस एनर्जी को वो लॉस नहीं करता। इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो जो हम ये एवरेज पावर निकाल रहे हैं वो होती है कि टोटल लॉस पावर इन एनी सर्किट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम निकालें कैपेसिटिव मटेरियल के लिए, ई होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें पता है कि जो कैपेसिटर होता है उसमें करंट क्या करता है, लीड करता है। लीड करता है कितने एंगल से, पाई बाई 2 एंगल से। तो आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, दैट इज सी, 1 ओवर ओमेगा सी। तो आई नोट कितना हो जाएगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस साइन ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है पाई बाई 2 प्लस दिस, तो साइन का हो जाएगा कॉस, और इधर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए कितना आ गया आपका सोल्व करके, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, तो ट्रू पावर कितनी हो गई आपकी, ट्रू पावर का फॉर्मूला हमें पता है, या एवरेज पावर का 1/t 0 to t e i into dt। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट कॉस ओमेगा टी, हमें पता है कि इस कंप्लीट पीरियड के लिए साइन टू ओमेगा टी 0 होता है। तो टोटल लॉस पावर कितनी होती है कैपेसिटिव केस में, 0 होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आपका इंडक्टर और जो कैपेसिटर है उनमें लॉस पावर 0 होती है, वो केवल पावर को स्टोर करते हैं। जबकि जो आपका रेसिस्टेंस होता है उसमें पावर लॉस होती है, जिसका फॉर्मूला ई आर एम एस आई आर एम एस होता है, जो एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द मटेरियल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने वाले मटेरियल कौन कौन से हैं, दैट इज द कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव। कैपेसिटेंस जो होता है आपका, जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, और इंडक्टर आपका मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट, अब हमने क्या किया, एक ऐसा सर्किट ले लिया जिसमें आर भी यूज है, एल भी यूज है और सी भी यूज है, ठीक है। अब इस तरह का हमने फेजर डायग्राम बनाया था। ये अगर आपका आई है तो ये वी एल होगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में वी सी होगा, ठीक है। तो टोटल जो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी, या वी सी माइनस वी एल। साइन शो कर रहा है तो वी एल जो भी ग्रेटर हो, इन दोनों में से दूसरी क्वांटिटी को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, और जो सब्ट्रैक्शन आएगा फिर उसका हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। ये फेजर डायग्राम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वहां से आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और आई कितना हो जाएगा, आई नॉट, ई नॉट बाई जेड को हमने क्या बोल दिया, आई नॉट मीन्स पीक करंट, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और पी कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी, ठीक है। अब इस साइन ओमेगा टी मतलब साइन ए माइनस बी का हम फॉर्मूला ओपन करेंगे। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने साइन ओमेगा टी की इनसाइड मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से कॉस वाई कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, साइन फाइव आउटसाइड आ जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी, और इसको लिख सकते हैं साइन टू ओमेगा टी। हमें पता है कि किसी भी पीरियड के लिए साइन टू ओमेगा टी 0, सिमिलरली कोस टू ओमेगा टी भी कितना हो जाएगा 0, बचेगा क्या, ये 1। तो 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, कोस फाइव इंटू टी, ठीक है। आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज हमने सोल्व भी किया है। कोस फाइव का हो जाएगा इंटीग्रेशन अलग, टी का इंटीग्रेशन अलग, कोस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अलग, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। जब आप इसे सोल्व करोगे कोस फाइव, ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी साइन वाली, और इसका हो जाएगा टी माइनस 0। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू कोस फाइव। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाइव। तो टोटल पावर कितनी कंज्यूम होगी, ERMS IRMS cos phi, where cos phi is the peak factor,
ठीक है, ओके। या इसे दूसरा टर्म बोलते हैं हम पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जो पावर लॉस होती है वो ओनली ड्यू टू रेजिस्टेंस होती है, तो पावर फैक्टर भी किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है। पावर फैक्टर कितना होता है? इट इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर, असलियत में कितनी पावर खर्च हो रही है, और एपरेंट पावर और वर्चुअल पावर कितनी है। हमने देखा ट्रू पावर, एवरेज पावर को हम क्या बोलते हैं? ट्रू पावर बोलते हैं, दैट इज ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। और एपरेंट पावर कितनी है मेरी? ईआरएमएस आईआरएमएस। इससे एक वैल्यू कट जाएगी, बचेगा कितना? cos फाइव। और cos फाइव होता है आपका पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू याद रखना है -1 से +1 तक वेरी करती है। बहुत सारी बुक्स में अगर आपको कहीं मिले 0 to 1, वो रॉन्ग है। इसकी वैल्यू -1 से +1 तक वेरी करती है, ठीक है। बाई इम्पीडेंस डेल, तो ये हो गया आपका ओमेगा -1 बाई ओमेगा सी, और ये हो गया आपका आर। तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? वो होता है जेड। जेड क्या होता है आपका? हम पहले भी देख चुके हैं, इम्पीडेंस, ठीक है। तो ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, ये आपका आर है, तो जेड क्या हो गया आपका? इम्पीडेंस हो गया, ठीक है। तो पावर फैक्टर कितना होता है? cos फाइव इज इक्वल टू आर बाई जेड, और जेड की वैल्यू कितनी? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, दैट इज द cos फाइव, ठीक है। वॉटलेस करंट और आइडियल करंट, तो द करंट विच कंज्यूम नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट और आइडियल करंट। ऐसा कोई करंट जो कि किसी सर्किट में मेंटेन करने के लिए कोई पावर लॉस ना करे। पावर लॉस किसके केस में नहीं हुई? इंडक्टर के केस में नहीं हुई, ठीक है। कैपेसिटेंस के केस में भी कोई पावर लॉस नहीं होता, पावर लॉस केवल रेसिस्टेंस में प्रेजेंट होता है। तो रियलिटी में ये क्या कहना चाह रहे हैं? कोई भी ऐसा सर्किट जिसका अपना रेसिस्टेंस 0 हो और जो उसमें करंट फ्लो होगा वही आपका वॉटलेस करंट होगा या आइडियल करंट होगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा सर्किट पॉसिबल नहीं होता जिसका रेसिस्टेंस 0 हो। तो वाटलेस करंट इसीलिए हमने इसे बोला एक आइडियल करंट, मतलब आइडियल केस में ही ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है? अगर हम ऐसा सर्किट ले ले जिसमें ओनली क्या हो? इंडक्टर हो। क्या हो? इंडक्टर। तो जो इसमें करंट फ्लो होगा उसमें कितना होगा? पावर लॉस 0 हो जाएगा। तो उसके केस में क्या होगा? जो आपका फाई है, देखो पावर लॉस 0 है तो cos फाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि ईआरएमएस और आईआरएमएस 0 नहीं है। तो कितना होगा? 0 कब हो सकता है फाई? जब उसकी वैल्यू कितनी आ जाए? 90। और 95 की वैल्यू किस किस के केस में है? प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर। तो वॉटलेस करंट वो करंट होता है जिसमें कोई पावर कंज्यूम ना हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब आपका सर्किट कैपेसिटिव हो या इंडक्टिव हो, रेसिस्टिव ना हो, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं एसी पावर के? एसी पावर कैन ट्रांसमिट ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस बाय स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, डीसी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड सच दैट। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है एसी का कि हम उसे लॉन्ग ट्रांसमिशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यूपी में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है दैट विल कमिंग फ्रॉम द उत्तराखंड, तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पे हम डीसी को ट्रेवल नहीं करा सकते, क्योंकि जो पावर लॉस होता है वो होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? वोल्टेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं बाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जिससे हमारा जो करंट होता है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और हमारी पावर लॉस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसी वजह से जितने भी आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि बहुत हाई टेंशन लाइन है, मतलब 33,000 किलो वोल्ट की 33,000 वोल्ट की लाइन है, तो वो जो हाई पावर वोल्टेज लाइन क्यों बनाई जाती है? जिससे करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। और हमें पता है वो कंडक्टर के थ्रू आ रहे हैं, वायर कैसे हैं? कंडक्टर, तो उनका रेजिस्टेंस भी वेरी लेस होता है। तो इस केस में पावर लॉस बहुत कम होता है। इसी वजह से एसी को यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन। तो एसी वोल्टेज कैन बी इजीली वेरिंग यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर से आप उसे अप एंड डाउन कर सकते हो, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 का 8, 3 बना सकते हो। अगर वोल्टेज घटाते हैं तो उसे बोलते हैं स्टेप डाउन, ये हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। और द एसी कैन इजीली कन्वर्ट इनटू डीसी। एसी वोल्टेज को आप डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, आपके घरों में लगा रहता है, जिसे हम रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ये आपका लास्ट यूनिट है आपकी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग कॉइल, ठीक है। अगर हम वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हमें रिड्यूस करना है, कॉइल की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं। एसी इज इजियर एंड चीपर टू जनरेट देन डीसी। एसी को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? एसी को हम टर्बाइंस की हेल्प से, नदियों का पानी है वो वैसे भी फ्लो हो रहा है उसको, तो वो पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, जो कि वेरी चीप होती है। ड्रॉबैक क्या होता है? कि बहुत ज्यादा डेंजरस होती है टू वर्क विद एसी एट हायर वोल्टेज, ठीक है। दूसरा, द शॉक ऑफ एसी इज अट्रैक्टिव। तो शॉक क्या होगा? अगर आपको एसी का शॉक लगेगा तो वो अट्रैक्टिव होता है,
ठीक है। तो उससे क्या होगा, एसी अट्रैक्टिव होगा तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, और जो डीसी का शॉक होता है रिपल्सिव होता है वो आपको लीव कर देता है। ठीक है। और एसी जल्दी से एक बार अगर आपको करंट लग जाए तो वो लीव नहीं करता। दे आर कंटेन फिनोमिना लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग एक्सेट्रा, एसी कैन बी यूज। डीसी में हम क्या करते हैं, फिनोमिना इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो डीसी से कर सकते हैं, एसी से नहीं हो सकता। एसी इज ट्रांसमिटेड मोर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर देन फ्रॉम इनसाइड। जो हमारे सर्किट का जो जो एसी एसी होता है, जैसे अगर ये एक वायर है तो जो एसी ट्रांसमिशन होगा वो ओवर द बाउंड्री होता है, ठीक है, ना कि इनसाइड। ठीक है। और नेक्स्ट है डिटरमाइन द वर्चुअल वैल्यू। वर्चुअल मतलब एसी वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी। हमें एक वेव दी है, हमें इसकी क्या निकालनी है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है आरएमएस वैल्यू क्या होता है, रूट स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, मतलब पहले स्क्वायर करो वैल्यू का, फिर उसका मीन निकालो और फिर उसका अंडर रूट करो। तो हमें क्या, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये करा हमने 2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। कितनी वैल्यूज है, 1 2 3, कितनी है 3, तो हमने 3 से क्या करा डिवाइड, 3 हो गया मीन, तो पहले स्क्वायर किया फिर मीन किया। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट, ये आपका हो गया स्क्वायर रूट। तो 4 4 4 कितना हो जाएगा, 12/3, आंसर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 watt फॉर ए 220 volt सप्लाई, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, 100 watt, मतलब P आपको गिवन है। उसके बाद कितनी सप्लाई दी आपने, 220 volt, तो आपको क्या बताना है, रेसिस्टेंस बताना है। तो P कितना होता है, ERMS IRMS। ERMS कितना हो गया, I वोल्टेज, करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेसिस्टेंस, मतलब EMF डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस आर। तो ईएमएफ कितना है, 220, 220 डिवाइड बाई आर, आर इधर चला जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 484 ओम। तीसरा क्या बोला है, वीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज क्या होती है हमेशा, ई आर एम एस डिवाइडेड बाई ई नॉट बाई √2। तो जहां पे जो ई नॉट होता है दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड आर एम एस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आर एम एस आपको पता है, तो ई नॉट कितना हो जाएगा, √2 ई आर एम एस। अगर आपको आई आर एम एस निकालना है तो पी डिवाइड बाई ई आर एम एस, दैट इज 100 डिवाइड बाई 220, दैट इज 0.4 एम्पियर। तो आपको याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होती है वो आर एम एस वैल्यू है, मतलब हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट होती है, और वो वैल्यू आपकी आर एम एस वैल्यू है। पीक वैल्यू उसकी कितनी होती है, 312 नियर अबाउट, मतलब 220 इंटू √2, यही आता है लगभग 312। तो यही आपकी पीक वोल्टेज होती है। बट जो आपके घर में 220 वोल्ट आती है दैट इज द आर एम एस वैल्यू। ठीक है। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय V गिवन है आपको, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। तो फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो जो कोई भी आपकी वोल्टेज है, जैसे V इज इक्वल टू 140 साइन 314 इंटू टी, तो जो साइन ओमेगा टी, तो ये जो होता है 312, ये होती है आपकी ओमेगा। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो कितना होगा, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ऐसे 2 पाई से डिवाइड करके आप निकालोगे, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। सेकंड क्या पूछा है उसने मेरे से, पूछा है कि वी आरएमएस करंट थ्रू द सर्किट। तो आरएमएस करंट निकालने के लिए क्या करोगे, क्या आपको पता है आरएमएस वोल्टेज, तो आरएमएस वोल्टेज कितनी है आपकी 140। 140 क्या है, पीक वोल्टेज। क्या है, ये जो होता है यहाँ पर दैट इज पीक वैल्यू होती है। ठीक है। जो ये वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी नॉट है यहाँ पे पीक है, तो पीक वैल्यू कितनी है इसकी, तो हमें पता है आई आर एम एस कितना होता है, वी आर एम एस डिवाइड बाई आर, और वी आर एम एस कितना है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई √2 इंटू, सॉरी डिवाइड बाई आर, तो हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 आर। तो वी नॉट हमें पता है कितनी है 140, √2 पता है, और आर कितना है 50 ओम उसने गिवन है। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना जाएगा आपका आंसर, 2 एम्पियर। Following reading were obtained in the experiment to determine the self-inductance of the coil. If the frequency of AC is 50 Hz, what will be the value of self-inductance? तो मैं self-inductance की वैल्यू आपको बतानी है। F दिया है 50 Hz, L आपसे पूछा है, तो XL कितना होता है 2 पाई FL। तो पहले केस में जो रेजिस्टेंस है R1 वो कितना होता है V1 डिवाइड बाई I, तो कितना हो गया पहले में 5 ओम, और R2 कितना है 6 डिवाइड बाई दिस, तो ये भी 5 ओम। तो हमें पता चल गया कि जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, दोनों का एवरेज फाइंड आउट करते, जैसे कि R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, यही आपका क्या आ गया 5 ओम आ गया। ठीक है। ये किसके केस में था, ये आप था डीसी के केस में। तो डीसी
जब कभी भी डीसी आप अप्लाई करोगे तो डीसी वोल्टेज से क्या मिलेगा हमें, रेसिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी, और जैसे ही एसी हो जाएगा तो जो आपका रेसिस्टेंस होगा वो जेड आएगा। ठीक है, तो जेड में क्या होता है, एल का भी इफेक्ट होता है, सी का भी इफेक्ट होता है और आर का भी इफेक्ट होता है। तो एसी के केस में क्या होता है, अब देखो एसी के केस में क्या है, V1 डिवाइड बाई R1, तो कितना आया 10 ओम, तो ये क्या है आपका Z1 हो गया। इसी तरह Z2 निकालोगे वो भी 10, दोनों की एवरेज निकाला तो आपको पता चल गया कि जो Z की वैल्यू है दैट इज 10 ओम। तो Z की वैल्यू कितनी है, 10 आ गई। उसके बाद पता है हमें आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर वो किसके अंडर रूट किसके इक्वल होता है, Z के। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कितना है 10 और ये कितना है 25 सॉरी 5, तो 10 स्क्वायर माइनस 5 इसका 75 का अंडर रूट। तो एल कितना हो जाएगा, एक्सएल डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ, एक्सएल कितना है रूट 75, 2 पाई एफ कितना है 50 है, तो आपको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 0.0276 हेनरी। ठीक है, a 15 microfarad capacitance is connect to 220 volt 50 hertz source, find the peak current। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, पीक करंट की वैल्यू, मतलब आई नॉट फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है तो और 220 वोल्ट एफ भी गिवन है, तो एफ आपको कितना है, एफ भी कितना है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो एक्सी कितना होता है 1 ओवर ओमेगा सी, तो 1 ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, या हम किसी में लिखेंगे 2 पाई एफ, तो 2 ये पाई एफ और यहाँ पर सी की वैल्यू आपने पुट करोगे तो एक्सी की वैल्यू होगी 212.1 ओम। आपको क्या चाहिए, करंट निकालना है, करंट कितना होगा, ईवी डिवाइडेड बाय एक्सी। करंट कितना होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस किसकी वजह से, ओनली इंडक्टर की वजह से। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिएक्टेंस। अगर एक्सी है तो उसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ईवी कितना है आपका 220 वोल्ट और एक्सी की वैल्यू 212, तो यहाँ से कितना करंट आ गया आपका 1.037 एम्पियर। और पीक करंट निकालना तो क्या करेंगे, इसे ही आरएमएस वैल्यू को हम किससे डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। आपको ध्यान रखना है कि जो भी सोल्व करके वैल्यूज आती है, अगर आपकी वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज है तो जो उसका करंट आएगा वो भी आरएमएस करंट आएगा, अगर आपकी वोल्टेज पीक वोल्टेज है तो आपका करंट भी पीक करंट ही आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लैंप, अगर हाँ एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर पेपर में आपको गिवन नहीं है, केवल 220 वोल्ट बोला है, दैट इज ऑलवेज द आरएमएस वैल्यू। पेपर में जब तक ना बोला जाए अगर कि ये पीक वैल्यू है तो वो हमें लेट करके चलनी है आरएमएस वैल्यू, जब तक गिवन ना हो, क्योंकि क्वेश्चंस में मेनली हम आरएमएस वैल्यू ही गिवन हो। जैसे 220 वोल्ट बोला है, दैट इज द आरएमएस वैल्यू, मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। So a electric lamp is run at 80 volt DC and consume 10 ampere is connected to the 100 volt 50 hertz AC, calculate the inductance of the choke coil required। तो कितना इंडक्टेंस उसका रिक्वायर्ड है, उसने कहा है उसकी वोल्टेज कितनी है 80 वोल्ट, किससे कनेक्ट किया गया है, डीसी से, और कितनी पावर को कंज्यूम कर रहा है वो 10 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट दैट इज 80 डिवाइड बाय 10 इज 8 वोल्ट। अब उसने कहा है कि उसको हमने एसी से कनेक्ट कर दिया, एसी से कनेक्ट करने के बाद उसकी वोल्टेज कितनी कंज्यूम कर रहा है, वो कर रहा है कितनी वोल्ट, 10 वोल्ट, सॉरी 100 वोल्ट वो कंज्यूम कर रहा है। एक मिनट, तो 100 वोल्ट, एफ कितना हो गया 50 हर्ट्ज, एल की वैल्यू निकालना है, तो हमें इससे पहले क्या निकालना होगा, जेड, जेड कितना होता है वीआरएमएस डिवाइडेड बाय आईआरएमएस, तो वो कितना है 100 और कितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें से 10 एम्पियर, क्योंकि कोई भी सर्किट होगा आर और एल इस तरह से कनेक्टेड होगा, आर और एल। ठीक है, उसके बाद जेड की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का और स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और जब आप डीसी को कनेक्ट करोगे तो जो एसी होगा, सॉरी जो इंडक्टर होगा, इंडक्टर का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई एफ एल इंटू सी, और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 0, तो एक्सी के लिए एक्सएल की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो याद रखना है डीसी वैल्यू, डीसी के लिए एक्सी हमेशा होता है इंफिनिटी और एक्सएल होता है 0। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक्सएल जब डीसी को कनेक्ट करते हैं तो शॉर्ट हो जाता है, मतलब इसके इंडक्टर के प्लेस पे हम एक शॉर्ट वायर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इंडक्टर की जगह एक शॉर्ट वायर को ऐड किया, और अगर ये कैपेसिटर होता तो हम इसे ओपन कर देते और इस सर्किट में करंट हो जाता 0। ठीक है, तो इसी तरह एक्सेल आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, z की वैल्यू मिल गई दैट इज 10 ओम, तो एक्सेल कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो एक्सेल की वैल्यू आ गई 6। यहाँ से एल आप निकाल सकते हो, एल कितना हो जाएगा एक्सेल डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ,
तो एक्सएल कितना है 6 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और एफ की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज है, तो इसे आप सोल्व करोगे तो आएगा 1.9 इंटू 10 की पावर -2 हेनरी, दैट विल बी द इंडक्टेंस। ठीक है, a resistance of 200 ohm and a capacitance of 15 microfarad are connected in series to a 220 volt and 50 hertz AC source. तो calculate the current in the circuit. तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस 200 ओम दिया है, कैपेसिटेंस भी गिवन है, और आपको VRMS वोल्टेज भी गिवन है, और 50 हर्ट्ज क्या है आपकी AC सप्लाई है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ से सोल्व करना है। ठीक है, इस मैंने इसमें सॉल्यूशन कराया हुआ है, आप इसमें से एक बार चेक कर सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप वीडियो में या तो कमेंट डाल सकते हैं या आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एसी सर्किट रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड वैल्यू ऑफ करंट एंड पावर फैक्टर। तो आपको पावर फैक्टर निकालना है। गिवन क्या है, ये C गिवन है, ये L गिवन है, ये R गिवन है। तो पावर फैक्टर आपको निकालना है। तो पावर फैक्टर कितना होता है R डिवाइडेड बाई Z। ठीक है, तो Z की आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, R आपको पता ही है, आपको क्या फाइंड आउट करना है Z। तो Z फाइंड आउट करने से पहले आपको एक्सएल निकालना पड़ेगा, दैट इज ओमेगा L। आपको 2 पाई एफ भी गिवन है और L भी गिवन है। इसी तरह XC भी निकालना पड़ेगा, जो कि होते हैं 1/2 पाई एफ, इसकी वैल्यू पता है। तो Z कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसे जब आप सोल्व करोगे वैल्यू आएगी 1540.8 ओम। ठीक है, अगर आपको IRMS वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, वोल्टेज मतलब RMS वोल्टेज डिवाइडेड बाय Z। तो ये आपकी हो जाएगा RMS वोल्टेज, और पीक फैक्टर कितना होता है cos phi इज इक्वल टू R बाई Z। तो 50 डिवाइडेड बाय 1540.8, तो पावर फैक्टर कितना आ गया आपका 0.32। ठीक है, एक्सप्लेन 220 वोल्ट AC इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट DC, व्हाई। एक कैपेसिटर ब्लॉक DC एंड अलाउ AC, वाई। तो दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में या 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो AC क्यों डेंजरस होती है, VRMS वोल्टेज कितनी होती है 220 AC का मतलब होता है 220 वोल्ट RMS वैल्यू। तो उसकी पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 से मल्टीप्लाई मतलब 311 वोल्ट। जबकि DC 220 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ओनली T20। तो ज्यादा वोल्टेज मतलब ज्यादा डेंजरस, इसी वजह से जो AC होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है किसके कंपैरिजन में, DC के कंपैरिजन में। AC सोर्स जो AC शॉक होता है वो अट्रैक्टिव होता है, और DC का शॉक क्या होता है, रिपल्सिव होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव सोर्स है मतलब AC का जो करंट हमें लगेगा वो अपनी तरफ खींचेगा, तो हम उससे छूट नहीं पाएंगे, हमें छुटाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और DC में क्या होता है, रिपल्सिव होता है, वो खुद ही रिपेल करके हमें लीव कर देता है। ठीक है, इसी वजह से जो AC होता है वो ज्यादा डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू DC। अब आपको देखना है कि जो AC है वो सॉरी जो आपका कैपेसिटर है वो DC को ब्लॉक कैसे करता है। देखो, DC को ब्लॉक करने का मतलब है जो DC करंट है उसे ब्लॉक कर देगा, मतलब आगे का जो रास्ता है वो क्या हो जाना चाहिए, खाली, या उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट। जब रास्ता नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो इसी वजह से हम कैसे देखते हैं, चलो हमें पता है XC का फॉर्मूला कितना होता है, XC होता है 1/ωc। DC के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0, तो XC कितना हो गया इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो करंट कितना होगा, V/R इज इक्वल टू 0। या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को कहते हैं हम ओपन सर्किट, जैसे इस तरीके से हमारा ओपन सर्किट, यहाँ से करंट आएगा, बट ये आप समझो ओपन सर्किट का मतलब होता है आपने वायर को ब्रेक करके अलग कर दिया। अब करंट फ्लो उसमें से कितना होगा, 0 होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो DC को क्या कर रहा है, ब्लॉक। जैसे हम कह सकते हैं कि जो आपका कैपेसिटर होता है वो DC को ब्लॉक कर देता है। इंडक्टर एक्ट एज ए कंडक्टर फॉर DC। अब वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव क्यों करेगा, कंडक्टर के लिए बिहेव करने का मतलब क्या है कि उसका एक्सेल कितना हो जाए, 0 हो जाए, मतलब उसका इंडक्टिव बिहेवियर खत्म हो जाए, तो क्या बन जाएगा, एक कंडक्टर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जो इंडक्टर बनाया जाता है वो जस्ट एक कंडक्टर को लपेट के बनाया जाता है। अब उसकी जब इसे कॉइल्स की फॉर्म में बनाने से हमने पढ़ा है, इंडक्शन नेचर जनरेट होती है, उससे एक कॉइल बनती है, कॉइल की वजह से क्या जनरेट हो है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इंडक्टिव बिहेवियर क्या हो जाएंगे, एक्सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्सेल 0 कब हो सकता है, तो DC के लिए देखो फ्रीक्वेंसी कितनी, 0, एक्सेल कितना होता है 2πfl, f को 0 रखो तो एक्सेल कितना हो जाएगा 0। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि इंडक्टिव वर्क्स एज ए कंडक्टर एट DC, मतलब
क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस होता है, वो 0 हो जाता है। या आप कह सकते हो कि डीसी के लिए इंडक्टर को हम क्या कर देते हैं, जस्ट शॉर्ट आउट कर देते हैं, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट करना। मतलब इसमें जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, बट वोल्टेज यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है। इन ए सीरीज रेजिस्टेंस आरएलसी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैपेसिटर इज 30 वोल्ट एंड 60 वोल्ट रेस्पेक्टिव। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट? तो उनके बीच में फेज बताना है। फेज बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, tan फाई। तो tan फाई कितना होता है, ये हम फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर। दो ऊपर नीचे करंट से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, आई एक्सएल को क्या कह सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इसे कहते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और वोल्टेज ओवर रेसिस्टर। तो उसने कहा है कि कितनी है, 30 और 60। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर में 30 वोल्ट है, तो 30 माइनस 30 0, तो किसकी वैल्यू हो गई 0। तो फेज एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, दैट मीन 0 डिग्री फेज का मतलब क्या होता है कि जो उसकी नेचर होगी उस सर्किट की, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, ओनली रेसिस्टेंस प्रेजेंट होगा, इंडक्टिव और कैपेसिटिव बिहेवियर उसका 0 होगा। ठीक है। A electric lamp having coil of negligible inductance connected in series with a capacitor and AC source is glowing with certain brightness. How does the brightness of the lamp changes on reducing capacitor और frequency? सबसे पहले हमने क्या किया, जो किसी भी लैंप की जो ब्राइटनेस होती है वो उसके करंट पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जाएंगे, उतनी ज्यादा क्या होगी, ब्राइटनेस जनरेट होगी। तो हमें ये चेक करना है कि करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो आई वी कितना है, वी डिवाइडेड बाई एक्सएल। अब हमने क्या किया, वी एक्सएल एक्स सॉरी एक्स सी, तो एक्स सी को क्या कहते हैं, 1 ओवर ओमेगा सी, मल्टीप्लाई में चला जाएगा वी ओमेगा सी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। मतलब अगर कोई भी वैल्यू को हम रिड्यूस करेंगे, या तो कैपेसिटेंस को या फ्रीक्वेंसी को, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपका करंट भी रिड्यूस हो जाएगा और आपकी ब्राइटनेस भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस को रिड्यूस करने पर किसी भी लैंप की ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil Q is connected to a low voltage bulb B and placed near the another coil P as shown in figure. The bulb B lights. Give the reason and explain following observation. The bulb B lights, the bulb B gets dimmer if the coil Q is moved toward. ठीक है, तो पहले क्या कहता है, बल्ब बी लाइट ऑन अकाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल क्यू। भाई पी में सर्किट से कौन सा कनेक्टेड है, बैटरी से पी। तो पी में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, क्यू के साथ लिंक्ड होगा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड क्यू के साथ लिंक्ड होगा तो फेराडे लॉ से एक ईएमएफ जनरेट होगा जो कि बी बल्ब को लिट करेगा या जलाएगा। तो बल्ब बी लाइट सॉरी ऑन अकाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल क्यू। तो जितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगा किसकी हेल्प से, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब अपनी ही कॉइल में ईएमएफ का जनरेट होना, और डिफरेंट कॉइल में अगर जनरेट हो रहा है उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से ये बल्ब ऑन होगा। ठीक है, क्यों बल्ब लाइट क्यों जल रही है उसमें, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है और बल्ब आपका जलने लग रहा है। ठीक है, द बल्ब गेट्स डिमर। अगर हम इसको कभी भी व्हेन द कॉइल मूव्स टुवर्ड लेफ्ट, अगर हम कॉइल को लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, उस कॉइल के साथ जो लिंक्ड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा, एंड मे इवन रिड्यूस टू जीरो एट सम डिस्टेंस। अगर क्या होगा, अब जैसे ही आपने अगर इस डिस्टेंस को इंप्रूव किया, अगर आप इसको ऐसे लेके जा रहे हो तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, ये डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड क्यू के साथ लिंक्ड हो रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, फॉर्मूला कितना होता है, माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगा, फ्लक्स भी रिड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स रिड्यूस होगा तो ईएमएफ भी रिड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ रिड्यूस हो गया तो क्या होगा, बल्ब डिमर होता चला जाएगा। ठीक है, when the primary coil P is moved toward the secondary S, the galvanometer shows some deflection. What can be done, have large deflection in the galvanometer with some battery. तो जैसे ही आपने यहाँ पे लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल पी शुड बी मूव फॉर ए फास्टर रेट। देखो फैराडे लॉ ने कहा है क्या होगा, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। अगर हमें इसमें ज्यादा ईएमएफ को जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा या
टाइम को डिक्रीज करना पड़ेगा। दो कंडीशन है, टाइम को डिक्रीज, फ्लक्स को इंक्रीज। तो कब होगा वो? पहला है कि लार्जर डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल शुड बी मूव फास्टर, तो वो कैसे मूव करना चाहिए? टाइम कम होना चाहिए, मतलब फास्ट मूव करना चाहिए, ठीक है। डिड्यूस द ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक लिंक्ड विद द सर्किट। तो जितना जल्दी वो चेंज होगा, मतलब कम टाइम लगेगा, उतने ही ज्यादा आपका ईएमएफ जनरेट होगा और उतना ही ज्यादा वो लिट करेगा। व्हाट इज द डायमेंशन? अगर आपको एलसी, आरसी और इनकी डायमेंशंस बतानी है तो 1/LC होता है। ये इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स। तो एलसी की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड। आरसी टॉ इज इक्वल टू, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, टॉ इज इक्वल टू आरसी। टॉ क्या है? आपका एक टाइम पीरियड है, तो ये भी इसकी यूनिट भी क्या होगी? सेकंड होगी। और आर बाई एल, ये भी टॉ की वैल्यू आई थी, ठीक है। तो ये भी किसकी वैल्यू थी? ये भी टॉ की ही वैल्यू थी, ठीक है। तो आप यहाँ से इजीली इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सारों की जो यूनिट्स हैं, टॉस इक्वल टू होता है एल बाई आर, तो इसकी यूनिट होगी सेकंड, बट इसने पूछा है आर बाई एल, तो इसकी हो जाएगी सेकंड इनवर्स, ठीक है। व्हाट इज द पावर डेसिपेशन इन एसी सर्किट? इसका मैं डेरिवेशन करा चुका हूँ, तो आप इसको सेल्फ से सॉल्व करें और बाद में ये आंसर्स गिवन है आपको, उससे आंसर्स आपको मैच करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई एज द मैक्सिमम करंट इज करंट ऑफ 0.5 एम्पियर थ्रू द इंडक्टर्स ऑफ 1 हेनरी। तो आपको आई मैक्स गिवन है, मतलब पीक वैल्यू गिवन है 0.9 एम्पियर, ठीक है। तो एक्सेल कितना होता है? एक्सेल का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस डिवाइड बाई आई आर एम एस। तो वी आर एम एस डिवाइड बाई आई नोट बाई √2, तो इसके आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको वी आर एम एस वैल्यू पता है 200 वोल्ट है, आई नोट भी आपको गिवन है, इसको सोल्व करके आप एक्सेल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। एक्सेल से क्या हो जाएगा? एक्सेल इसका ओमेगा एल। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? एफ की वैल्यू आपको निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? एक्सेल डिवाइडेड बाई 2π_L। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। उसमें आपको पढ़ना है एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो फर्स्ट टॉपिक इज एसी जनरेटर और एसी डायनमो। ये उसकी फिगर है। उससे पहले हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि जो हमारा एसी जनरेटर होता है वो एक मशीन है विच प्रोड्यूस द एसी एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी, को कन्वर्ट करता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एसी एनर्जी में। प्रिंसिपल क्या है? AC जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। whenever the amount of magnetic flux linked with a coil changes an EMF is induced in the coil। ये किसने कहा था? ये कहा था फेराडे लॉ ने। और ये तब तक जनरेट होता रहता है जब तक कि आपकी जो कॉइल है उससे जो फ्लक्स है वो चेंज होता रहेगा, तब तक आपका EMF जनरेट होता रहेगा। और उसकी अगर हमें EMF की डायरेक्शन आपको देखनी है या इंड्यूस करंट की अगर डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप कौन सा रूल यूज करते हो? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हम राइट हैंड रूल उसमें यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला कौन सा वर्ड है आपका? कंस्ट्रक्शन में होता है एक आर्मेचर, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड स्लिप रिंग्स एंड फोर इज ब्रशेस, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं स्पॉट्स। आर्मेचर क्या है? आपके ये जो कॉइल है दैट इज द आर्मेचर, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपकी ये राउटिंग है ये होती है आपकी रिंग्स, और जो ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं होते हैं ब्रशेस, ठीक है। तो जो आपका ये आर्मेचर होता है ये था बंच ऑफ वायर्स होता है, ठीक है। और N2S दो मैग्नेट होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अक्रॉस द कॉइल। जो आपकी रिंग्स होती हैं, ये रिंग्स क्या करती हैं? इस सर्किट से करंट को कलेक्ट करती हैं। और ब्रशेस एक्सटर्नल सर्किट से इस डायनामो को का जो इंटरनल सर्किट है, जो इसका आर्मेचर है, इसमें कंटिन्यूअस कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये यूज किए जाते हैं ब्रशेस, ठीक है। चलो इसकी वर्किंग देखते हैं। इसमें हमें पता है कौन सा रूल लगेगा? राइट हैंड रूल, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैकेनिकल मीन से आपने इस आर्मेचर को रोटेट किया तो एक फेज इसका ऊपर दूसरा नीचे, तो ये क्या करेगा? ये क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट कर देगा। तो आप राइट हैंड रूल यूज कीजिए। जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी थंब होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग। तो जो आपकी ये फिंगर है ये किसको शो करेगी?
ये इंड्यूस करंट को शो करेगी। ठीक है, तो जो आपका इंड्यूस करंट होगा इस वाले एंड पे अपवर्ड साइड और इसमें डाउनवर्ड साइड एक करंट सेटअप हो जाएगा। यही करंट क्या होता है, इंड्यूस करंट होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, सेकंड फेज ये हो गया। अब क्या हुआ, ये शाफ्ट रोटेट हो गया और रोटेट होके पूरा एक 180 डिग्री रोटेशन के बाद, जैसे कि आप देख रहे हो 180 डिग्री रोटेशन के बाद, अब ये जो वाला फेज है, जो फेस इस साइड था वो इस साइड आ जाएगा और जो इधर था वो इधर आ जाएगा फेस। ठीक है, अब वही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये वाला फेस अभी भी ऊपर जा रहा है, ये वाला नीचे जा रहा है। ठीक है, अब जो करंट पहले इस फेज में अपवार्ड था और अभी भी सेम टू सेम रहेगा, बट ये मैंने जो बनाया फेज, ये ओल्ड फेज है। पहले क्या था, इसमें डाउनवर्ड था, इसमें अपवर्ड था। अब एक रोटेशन के बाद, तो ये मेरा पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, एक रोटेशन के बाद ये 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। अब इसमें करंट अपवर्ड हो जाएगा और इसमें करंट डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो इंड्यूस करंट हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा। बट आपका जो ये वाला फेज था जिसमें पहले डाउनवर्ड करंट था, उसमें कैसे हो गया, अब अपवर्ड करंट हो गया। मतलब अगर पहले आपका पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा था, तो अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव फेज आपका जनरेट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे एक एसी करंट सर्किट में जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम वर्किंग में। तो एसी करंट किस तरह से जनरेट होगा, देखिए, पहले 180 डिग्री रोटेशन आपका पॉजिटिव फेस रहेगा, फिर नेक्स्ट 180 डिग्री में निगेटिव फेस रहेगा, फिर पॉजिटिव फेस और फिर निगेटिव फेस। तो इस तरीके से एक एसी सिग्नल जनरेट हो जाता है या एसी वोल्टेज जनरेट हो जाती है। अगर हम उसको मैथमेटिकली निकालना चाहे तो हमने लेट कर लिया कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में या आर्मेचर में, दैट इज द कैपिटल एन, एरिया ऑफ द कॉइल कितना हो गया, कैपिटल ए, और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, बी, और एंगल बिटवीन द बी एंड एंगल जो कॉइल है उसके नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वो हो सकता है। जैसे मैंने बनाया 90 है, अगर आपकी कॉइल बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर थोड़ी सी बैंडेड है, तो इसमें ये केस बनेगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। मतलब कॉइल के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है दैट इज द थीटा। तो फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, बट इसमें अगर एन टर्न्स है तो कितना हो जाएगा, एन बी डॉट ए, और इसे हम ओपन करके लिख सकते हैं एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या होगा यहाँ पे, अगर हमारा जो एंगुलर डिस्टेंस, तो ओमेगा क्या है मेरी एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हमें पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, तो यहाँ से थीटा कितना हो सकता है, थीटा होगा ओमेगा डी टी या ओमेगा टी। तो थीटा के प्लेस में मैंने क्या पुट कर दिया, ओमेगा इंटू टी। सो इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। इसके डी फाइव की वैल्यू ये हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो ये हो गया माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसमें यहाँ पे ओमेगा और आएगा मल्टीप्लीकेशन में जब उसका डिफरेंशिएशन। तो ईएमएफ हो गया आपका E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम को होते हैं जब 90 डिग्री हो। तो ओमेगा टी के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए, पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो गई 1। तो उस केस में ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। तो एन बी ए ओमेगा को ही हम क्या कहते हैं, ई नॉट, द पीक वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उसे हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह करंट कितना हो जाएगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो यहाँ से आपका करंट आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जिससे कि हम इसको शो कर सकते हैं दैट इज इन अ साइनोसॉइडल फॉर्म। तो इस तरीके से आपके जो मैकेनिकल एनर्जी है वो एसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें छोटा सा एक डाउट आया होगा तो उसको एक बार और देख लेते हैं। जैसे कॉइल है ये आपकी कॉइल, मैकेनिकल मीन से क्या करेंगे हम, उस कॉइल को रोटेट करेंगे तो एक फेज ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरा डाउनवर्ड जाएगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बी होगा। तो अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और थंब जिस डायरेक्शन में आपका फेज, ये जो आर्मेचर जो कॉइल है वो रोटेट हो रही है, वो थंब हो गया। तो जो डायरेक्शन होगी फिंगर की, सेकंड फिंगर की, वो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। तो इस तरीके से आपका करंट हो जाएगा। और सेकंड फेज में जब ये वाला घूम के इधर आ जाएगा और ये वाला घूम के इधर आ जाएगा, तब करंट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो जो पहले आपको पॉजिटिव साइकिल मिल रहा था वो वही क्या मिलने लगेगा, नेगेटिव साइकिल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक एसी करंट को जनरेट करता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ 1000
टर्न्स, और एन की वैल्यू आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है, रोटेशन एट एंगुलर स्पीड तो ये आपका आरपीएम में गिवन है, यही आपको ध्यान रखना है, ये है 100 आरपीएम इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.6 इंटू 10 की पावर -2। तो आपको बी भी गिवन है, तो आपको पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो एन गिवन है, ए गिवन है, एफ गिवन है। एफ कितना है? 100 आरपीएम, आर का मतलब रोटेशन पर मिनट, तो उसको हम कहीं में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो कितना हो गया रोटेशन पर सेकंड सेट करने के लिए मिनट को सेकंड में डिवाइड बाय 60, तो ये हो गया आपका 100 आरपी 100 बाई 60 आरपीएस, एस फॉर सेकंड। तो बी की वैल्यू हमें क्या चाहिए? ओमेगा चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई एफ। एफ कितना है? 100 डिवाइडेड बाई 60, तो आपका ये आ जाएगा 10 पाई बाई 3। तो ई नॉट की आपको वैल्यू पता है, एन बी ए ओमेगा होती है, आपने सब कुछ वैल्यू पुट करके ई नॉट वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो आपने फाइंड आउट किया ये है पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय, तो आरएमएस वैल्यू के लिए आप डिवाइडेड बाय √2 करोगे, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको बोला है आरपीएम तो सबसे पहले आप उनको कन्वर्ट करोगे आरपीएस, रोटेशन पर सेकंड, और जो ये गिवन होगी वैल्यू दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी, या आप आरपीएस को कह सकते हो हर्ट्ज। अब हर्ट्ज को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है फॉर्मूला? 2 पाई एफ। तो ध्यान रखना है ओमेगा नहीं होता ये आरपीएम, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी, या जिसको आपके आरपीएस होता है आपका हर्ट्ज। तो ये हर्ट्ज में है, तो उसको 2 पाई ओमेगा आप उसके यहाँ पे यूज करोगे, तब उस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ द इफेक्टिव इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन द हाई फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू इट, आल्सो फाइंड द जेड इक्विवेलेंट। तो अब हमें क्या करना है, ये एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया गया है। अब अगर हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो इस सर्किट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, अब हमारे पास XL इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, और XC होता है 1/ओमेगा C। ठीक है, अगर मैंने अप्लाई करी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा क्या हो गए? इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी, या हम कह सकते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इंपीडेंस हो गया मेरा इनफाइनाइट, और 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा क्या पुट करूंगा हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब इनफाइनाइट कितना आएगा? 0। तो जितने भी इंडक्टर होंगे वो कैसे हो जाएंगे? ओपन सर्किट, और जितने भी कैपेसिटर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने किया हाई फ्रीक्वेंसी के, तो इस सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं, आर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या लगा था? कैपेसिटर, और यहाँ पर इंडक्टर, तो ये हो गया आपका कैपेसिटर। इंडक्टर क्या हो गया आपका? ओपन सर्किट। ये तो इसने डीसी के लिए बनाया है, ये डीसी के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए रहा। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा? कैपेसिटर आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर क्या हो गया आपका? ओपन। ओपन का मतलब इस, अब ये वायर काट दिया, जैसे ब्रेक कर दिया। इसी तरह यहाँ ये किसका होगा? ये भी इंडक्टर होगा, यहाँ पे कैपेसिटर लगा था बीच में, तो ये आपका शॉर्ट हो गया। तो जेड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आपको क्या करना है जेड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए? जस्ट जेड इक्विवेलेंट से आप एक वायर फ्लो करोगे या करंट फ्लो करोगे जो कि इस पाथ से वापस आ जाएगा। अगर आप यहाँ से जाओगे तो इधर नहीं जाएगा करंट, इस वाले पाथ पर नहीं जाएगा क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया। फिर यहाँ से नीचे आएगा, बट ना तो वो इधर जा पाएगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक आ गया, और ना ही इस साइड जाएगा। ठीक है, नहीं इस साइड तो जा सकता है, बट इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर वायर्स में क्या आ गया? ब्रेक आ गया। चलो दोबारा से देखते हैं पाथ। जेड यहाँ से जाएगा इस वाले पाथ से, फिर डाउनवर्ड आएगा, इधर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? ब्रेक। इधर से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी ब्रेक आ गया, तो ये पहुंच के वापस इस रास्ते से आ जाएगा। तो दोनों कहीं में हो गए? सीरीज में। तो जेड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R5। सेकेंड केस लेते हैं, इसने कहा डीसी के लिए। डीसी के लिए ओमेगा कितना होता है? 0, तो ओमेगा इंटू एल कितना हो जाएगा? 0, और एक्सी कितना हो जाएगा? 1/0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे? इंडक्टर को क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट, और कैपेसिटर को क्या कर देंगे? ओपन सर्किट कर देंगे। तो ये रहा आपका कैपेसिटर, तो इसको क्या करेंगे? ओपन सर्किट। तो ये रहा आपका ओपन सर्किट। इंडक्टर को क्या करेंगे? ये रहा इंडक्टर L2, इसको क्या करेंगे हम? ये कर दिया हमने शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो अब जेड इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ से करंट जाएगा, दो पाथ मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आ गया, तो सारा करंट यहाँ से चला जाएगा। फिर इसको दो रास्ते मिलेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक आ गया, तो सारा करंट नीचे चला जाएगा, और ये आपका जेड इक्विवेलेंट हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा? दोनों सीरीज में हो गए, तो R4 प्लस R5 दैट विल बी द जेड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मर होता है, उससे पहले जो हमने पढ़ा एसी डायनमो,
दैट इज द मूविंग डिवाइस, उसमें आपका जो कॉइल है वो मूव कर रहा है। बट ट्रांसफॉर्मर में कोई भी मूविंग डिवाइस नहीं होती है, इसलिए इसे स्टैटिक डिवाइस भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक डिवाइस। तो ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, जो यूज की जाती है चेंजिंग द एसी वोल्टेज। इसका काम क्या होता है? एसी वोल्टेज को चेंज करना, या तो वोल्टेज को अप करना या वोल्टेज को डाउन करना। वोल्टेज को अप करना कहते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अगर वोल्टेज को हमें डाउन करना है तो उसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ए ट्रांसफॉर्मर विच इंक्रीज द एसी वोल्टेज इज कॉल्ड द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। वो जो डिक्रीज करता है उसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। और जो आपका पहला टॉपिक था एसी डायनामो, किस पे करता है? फैराडे लॉ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो when the ever the amount of magnetic flux linked with a coil changes and EMF induced in the neighboring coil, अगर नाइबरिंग कॉइल में हो रहा है तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर अपनी ही कॉइल में जनरेट हो रहा है तो उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को L से डिनोट करते हैं और म्यूचुअल को M से। देखो ये एक सर्किट बनाया गया है, इसमें देखो इस जो आपके एसी सर्किट से डायरेक्टली कॉइल जुड़ी होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हो गया आपका आउटपुट। अब देखो जित वायर में जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, वायर में नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे ईएमएफ भी उतना ही ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है एन डी फाई बी बाई डी टी। नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे ईएमएफ उतना ही ज्यादा होगा। अब आप पहली फिगर में देखो, ये दो फिगर है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट फिगर में आप देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? वेरी लेस। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए? वेरी लार्ज। तो ये लो वोल्टेज होगी और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगी? हाई वोल्टेज होगी। तो इसी कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के केस में जो पावर रहती है, प्राइमरी में पावर और जो सेकेंडरी में पावर होती है वो नियर अबाउट इक्वल होती है, ठीक है, नियर अबाउट इक्वल होती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पावर है, अगर मेरी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है? वोल्टेज मेरी हाई हो रही है, तो करंट क्या हो जाएगा मेरा? रिड्यूस, क्योंकि पावर कितना होता है? V1 I1 वो इक्वल होगा V2 I2 के। यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो V1 और I1 की मल्टीप्लीकेशन है वो V2 और I2 के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये मेरी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है स्टेप अप में, तो मेरा करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड केस लेते हैं, ये हो गया आपका सेकंड केस। इसमें क्या है? आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ये V1 वोल्टेज, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? रिड्यूस हो गए। तो हमें पता है कि ये V1 इज ग्रेटर देन V2, तो ये क्या कर रहा है? वोल्टेज को डाउन कर रहा है और करंट को इंक्रीज कर रहा है। अगर इसके केस में वोल्टेज डाउन हो रही है तो इस केस में करंट क्या होगा? हाई होगा। तो ये होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस की है, जिस साइड नंबर ऑफ टर्न्स लेस है वहां पे जो कॉइल होती है वाइंडिंग उसे मोटा बनाया जाता है, क्योंकि जिससे कि उसका रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्न्स लेस हो जाएंगे तो करंट की वैल्यू हाई हो जाएगी, तो उस हाई करंट में लॉसेस कम हो। इसी वजह से इस नंबर ऑफ इस कॉइल को, जो आपकी जैसे यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल को और यहाँ पर प्राइमरी कॉइल के जो वायर्स होते हैं, जो कॉइल्स होती हैं, उसको उसके जो वायर्स होते हैं उसको थिकर बनाया जाता है, मोटे वायर्स बनाया जाता है, जिससे कि जो आपका कॉपर लॉस है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसकी पढ़ लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर इसमें बनाई जाती है, लैमिनेटेड शीट उसमें यूज की जाती है। लैमिनेटेड मतलब एक पत्ती, बीच में क्या ऐड करेंगे? बीच में कोई मटेरियल, फिर उसके ऊपर एक फिर मटेरियल। कौन सा मटेरियल? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिससे कि वो आपस में कोई कनेक्शन ना हो। ऐसा क्यों किया जाता है? एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, जो हमने पहले में चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो टू कॉइल्स P1 P2 प्राइमरी कॉइल एंड S1 S2 कौन सी होगी आपकी? सेकेंडरी कॉइल्स, ठीक है। और वे इंसुलेटेड होती है एक दूसरे से, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली कनेक्शन में आ गई तो म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगी, फिर तो कंडक्शन प्रोसेस परफॉर्म होगी। बट हमारा ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस पर काम करता है। द सोर्स ऑफ एसी इज कनेक्टेड टू प्राइमरी, प्राइमरी से कनेक्ट किया जाती है सोर्स, और जो हमारा आउटपुट होता है वो कहाँ पे कनेक्टेड किया जाता है? सेकेंडरी कॉइल पर। जैसे कि हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। लेट करते हैं हमने प्राइमरी कॉइल पे जो वोल्टेज लगाया दैट इज ईपी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो उसमें जो पावर होगा प्योर इंडक्टर से, मैंने लेट कर लिया कि जो मेरी कॉइल्स हैं प्योर इंडक्टर से बनाई गई हैं, तो पी कितना होगा? आरएमएस आई एम एस कोस फाई होता है फॉर्मूला, कॉस फाई 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो प्योर इंडक्टर से बनाई गई है। फाई की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। तो हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मर में कोई भी पावर लॉस नहीं होता, रियलिटी में थोड़ा पावर लॉस होता है,
उसको ओवरकम करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर में एक ब्लैक ऑयल डालते हैं जिसे काला तेल बोलते हैं, वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर सकेगा, अदरवाइज आपका ट्रांसफॉर्मर बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे, फैराडे क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न इज सेम फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो दोनों टर्म्स में आपका सेम होता है, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इज ईपी, और हमने सेकेंडरी कॉइल में से क्या मान लिया, ईएस लेट कर लिया है, तो ई टर्न कितना होगा, d5/dt, तो ईपी बाई एन हो जाएगा, और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, ई एस बाई एन एस हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि ये दोनों कॉइल्स में क्या होता है, इक्वल होता है, तो ईपी बाई ई एस और एन एस बाई एन पी हम कह सकते हैं कि जो ईएमएफ डेवलप होगा दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये आप कह सकते हो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स एन। ठीक है, चलो, अगर मेरा एन और एस नंबर ऑफ टर्न्स एस में ज्यादा है तो ई एस मतलब सेकेंडरी में ईएमएफ भी ज्यादा होगा, तो वो होगा आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं तो ईएमएफ उस कॉइल का ज्यादा होगा और वो होगा मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और एनएस और एनपी के मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी के रेशो को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ठीक है, इसके अबाउ से हम कुछ अजम्पशंस मेड करते हैं, जैसे कि प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर स्मॉल। पहला अजम्पशन क्या है कि जो प्राइमरी रेजिस्टेंस है, जो प्राइमरी कॉइल का अपना रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है या जीरो है, सेकेंडरी जो कॉइल है वो भी स्मॉल है, और देयर इज नो लीकेज। अगर देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ये कॉइल है, सॉरी एक कॉइल ये हो गई, एक कॉइल ये हो गई, जो इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स सारा इससे लिंक्ड हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि कोई इन्वायरमेंट में डिके नहीं हो रहा है, जिसे कहते हैं हम लीकेज। लीकेज मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, या जितना मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल में है सारा मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड हो रहा है, ऐसा हम आइडियली मान के चलते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, जो लिंक नहीं हो पाता वही लॉस हो जाता है और वही हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता आइडियली। तो ईपी और आईपी मतलब पावर जो प्राइमरी कॉइल में थी और जो पावर सेकेंडरी कॉइल में थी वो दोनों इक्वल होंगी, ईपी आईपी इज इक्वल टू ई एस आई एस, और जो उनका रेशो होगा वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। आई एस डिवाइड बाई आई पी किसके इक्वल होगा, ईपी बाई एस, ईपी बाई एस में देख चुका हूँ क्या होता है, एनपी बाई एनएस। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि जो करंट किसी कॉइल में होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ टर्न के। ठीक है, तो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज आरपी एंड द सेकेंडरी कॉइल इज आरएस, तो ई एस डिवाइड बाई ईपी इज इक्वल टू आई एस। मैंने उसको क्या कर दिया, जस्ट दोनों को डिवाइड कर दिया, मुझे क्या चाहिए, रेसिस्टेंस चाहिए, तो ई एस बाई एस को क्या कहूंगा मैं, सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस, और ईपी और डिवाइड बाई आई को क्या कहेंगे, प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस। तो हमने इसे कहा आर एस और नीचे वालों को क्या कहा, आर पी। तो जब इसको सोल्व करेंगे एन एस ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ई एन पी और एन पी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा एन एस बाई एन पी का होल स्क्वायर। तो जो रेसिस्टेंस होता है दैट इज स्क्वायर ऑफ एन एस बाई एन पी का होल स्क्वायर इंटू किसी भी या प्राइमरी कॉइल का रेसिस्टेंस। अगर आपको सेकेंडरी कॉइल का रेसिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, एन एस बाई एन पी जो टर्न्स है उनका स्क्वायर इंटू प्राइमरी कॉइल का रेसिस्टेंस, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको निकालना इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर में आपने कितनी पावर दी और आउटपुट में कितनी ज्यादा पावर वो दे रहा है, क्योंकि थोड़ी पावर क्या होती है रियलिटी में लॉस हो जाती है। तो इफिशियंसी क्या होगी किसी भी ट्रांसफॉर्मर की, रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। आउटपुट पावर कितनी है, ई एस आई एस, इनपुट पावर कितनी है, ईपीआईपी। तो आइडियली जो इसकी इफिशियंसी हम मानते हैं वो 100% मानते हैं, बट प्रैक्टिकली ये 90 से 99% तक वेरी करती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 80%, मतलब अगर आपने 100 किलोवाट इनपुट में दी तो आउटपुट में कितनी पावर जाएगी, ओनली 80 किलोवाट। ठीक है, अगर आपने 100 किलोवाट इनपुट में दी तो आउटपुट में कितनी जाएगी, 80 किलोवाट। इसका मतलब है कि आपकी एफिशिएंसी 80% है। ठीक है, तो इट वर्क्स एट कितनी किलोवाट पे, 4 किलोवाट पे, और 100 किलोवाट इसकी आपके इनपुट वोल्टेज है। सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है, 240 है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट बताना है। तो एफिशिएंसी कितनी है, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, पी एस बाई पी पी कितना गिवन है उसने, दैट इज 0.8। अगर आप 0.8 लिखोगे या फिर 80%, तो ये हो गया आपका 0.8 को 80 बाई 100 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पी एस बाई पी आई। पी आई कितना है, 4 किलोवाट या 4000। तो यहाँ से P2 की पावर निकल के P2 पे कितने जाएगी, 32 किलोवाट या 3200 वाट। ठीक है, और PS और PP क्या है, PS से आपको मिल गई, तो PP मतलब इनपुट पावर कितनी होगी, EP इंटू IP। तो IP कितनी है,
IP कितना हो जाएगा, PP डिवाइडेड बाई EP। तो PP मतलब इनपुट पावर कितनी है 4000 और EP कितने 100, तो यहाँ से आपको इनपुट पावर इनपुट करंट मिल गया, दैट इज द 40 एम्पियर। और आउटपुट करंट कैसे निकालेंगे, PS इज इक्वल टू ES इंटू IS। PS कितना है 3200 अभी अपने फाइंड आउट किया है, वोल्टेज कितनी है 240, तो यहाँ से निकल गया आपका कितनी हो गया करंट, ये होगा आपका एम्पियर 13.33 एम्पियर। Similarly, how much the current is drawn by the primary coil of a transformer which step down 20 volt to 20 volt to 22 volt to operate the device with an impedance of 220 ohm. Also find the equivalent resistance at the input. तो आपको क्या निकालना है, RP फाइंड आउट करना है आपको। RS कितना गिवन है 220 ओम गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको निकालना पड़ेगा NP बाई NS का होल स्क्वायर, उनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब NS नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। बट ये इससे हमें पता चला है 220 वोल्ट से कितने पे कन्वर्ट कर रहा है 22 वोल्ट। कौन सा है ये, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है क्योंकि वोल्टेज को ये डाउन कर रहा है। ठीक है, तो EP बाई ES कितना होगा, EP बाई 220 वोल्ट से कहाँ जा रही है 22, तो यहाँ आ गया आपका 10। और हमें पता है क्या होता है ये EP बाई ES इज इक्वल टू NP बाई NS, और ये कितना हो गया 10 आ गया आपकी वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो RP इज इंटू कितना हो जाएगा प्राइमरी कॉइल पे NP डिवाइड बाई NS का होल स्क्वायर इंटू RS। तो यहाँ पे आप NP बाई NS की वैल्यू को 10 पुट करो, तो 10 का स्क्वायर इंटू 220, तो आपका R इक्वलेंट आउटपुट पर निकल जाएगा। अगर आपको करंट निकालना है तो जहां भी आपको करंट निकालना है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आप करके करंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में लॉस होता है एक तो कॉपर लॉस, इट इज द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जिसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं थिक वायर्स का यूज करते हैं और एक ब्लैक ऑयल उसके अंदर डाल देते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा होता है आयरन लॉस, आयरन लॉस होता है फॉर्म इन द, ये भी किसकी फॉर्म में होता है हीट की फॉर्म में होता है। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट, जो एडी करंट जनरेट होता है जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट है क्या यूज करते हैं, लैमिनेटेड कॉर्ड यूज करते हैं जिससे कि हमारा आयरन लॉस कम हो जाए। आयरन लॉस भी हीट की फॉर्म में होता है जिसको भी ओवरकम करने के लिए हम ब्लैक ऑयल ही डालते हैं। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अकर इन स्पाइट ऑफ बेस्ट इंसुलेशन, अगर आपने अच्छा इंसुलेशन नहीं किया तो उसके लिए उसमें क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक जो फील्ड है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है आपका हिस्टैरिसीस लॉस, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब आपने किसी बी अप्लाई किया एच अप्लाई किया उसमें बी जनरेट हो रहा है, तो जब आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया बट जो मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं होता, उसको जीरो करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज द दिस एच। तो यही आपका क्या जनरेट करता है हिस्टैरिसीस लॉस को क्रिएट करता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ये होती है हमिंग नॉइज, आप देखना कभी ट्रांसफॉर्मर के पास जाओगे तो उसमें एक नॉइस आती रहती है, हम टाइप नॉइस जाती है, उसे हमिंग नॉइस बोलते हैं, और ये भी आपके लॉस क्रिएट करती है। ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन में होता है, टीवी में, रेफ्रिजरेटर में, जहाँ भी आपको वोल्टेज को अप या डाउन करना होता है ये हर जगह पर आपका यूज किया जाता है। ठीक है, इंडक्शन फर्नेस में भी यूज किया जाता है, AC पावर अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करानी है तो भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इन द ट्रांसफॉर्मर है 20 टाइम दैन द प्राइमरी, तो आपको NP और NS का रेशो गिवन है। द वैल्यू ऑफ द पावर ऑब्टेन इन सेकेंडरी is fed to the primary is 100 volt, power in the secondary coil will be 100 volt if there is no energy loss। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, आपको ये सॉल्व करना है खुद से और आप यहाँ से आंसर्स मैच कर सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ये लिखाए हुए हैं और उनके सॉल्यूशन मैंने ये जो नोट्स हैं मैंने PDF में डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से इनको सोल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन गिवन है, आपको ये सेल्फ से परफॉर्म करने हैं, और जो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे इसके नीचे कमेंट डाल के भी पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कीजिए और उस पर मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ के आप उनका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।